हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी की कमी है। बहुत लोग इंश्योरेंस का मीनिंग नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, कितने प्रकार का इंश्योरेंस होता है, कौन सा इंश्योरेंस रिस्क कवरेज देता है, कौन से इंश्योरेंस में कौन सा बीमा ऐसा है जिसमें पैसा मिलता है वापस, कौन सा बीमा है जहाँ पे पैसा नहीं मिलता, और बीमा कराते समय कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम लोग बीमा कराते समय ध्यान नहीं रखते हैं, और बाद में जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, जब बीमा कंपनी को पैसा देने का समय आता है, तो बीमा कंपनी हमसे पैसा हमें नहीं दे पाती है, और उस समय वो बताती है कि हमने ये एग्रीमेंट उसके साथ साइन किया था जिसके कारण बीमा कंपनी हमें पैसा देने से इनकार कर देती है। तो ध्यान रखिए, सावधान रहिए बीमा कराते समय कि आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे जब आप इंश्योरेंस कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्यों इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस कराते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि उस पैसे को हम कहीं रखें और उससे इंटरेस्ट का कमाई करें, उससे हम डिविडेंड कमाई करें, उससे हम प्रॉफिट का कमाई करें, तो आप इंश्योरेंस मत कराइए। आपके लिए इंश्योरेंस नहीं है, आपके लिए बैंक है, अदर अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में लगाइए, शेयर मार्केट में लगाइए, जहाँ भी आपके पास ऑप्शन है आप वहाँ लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस बिजनेस में आए हैं तो आपके लिए इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस आपको प्रॉफिट तो देता ही है, साथ ही साथ छत देता है कि आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार को कौन देखेगा। अगर आज आप अपने परिवार को 40,000 रुपये इनकम दे रहे हैं और उससे आपका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च, इलाज का खर्च और सारा कुछ, अपने परिवार का खर्च, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो क्या आपने सोचा है कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा, आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। और अगर आपने नहीं सोचा है तो ये सोचने की ज़रूरत है, और इसके लिए इंश्योरेंस कराना है। अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए नहीं, आपको अपने फैमिली के रिस्क कवरेज के लिए, मेरे जाने के बाद, भगवान ना करे लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली को वो 40,000 रुपया इनकम हमेशा मिलता रहे, ताकि चूँकि हमारे जाने के बाद हमारा जो लॉस है फैमिली में, इसको तो इस दुनिया का कोई ताकत नहीं भर सकता, कोई ताकत नहीं भर सकता। हमारा जो कमी खलेगा फैमिली में कोई नहीं भर सकता, लेकिन फाइनेंशियली जो वीकनेस होता है फैमिली का, जो पैसे के रूप में कमज़ोर हो जाती है परिवार, वो सोचिए कि किसी के घर में मुख्य कमाने वाला व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उस घर का पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा जाता है, वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है, पैसा रहता नहीं है। वैसे घर के बारे में हम लोग आसपास में देखते ही होंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ तो कितनी स्थिति ख़राब हो जाती है उसके घर में। अगर हम अपने परिवार को उस स्थिति में नहीं देखना चाहते तो उसके लिए इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। तो बहुत लोगों में इंश्योरेंस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। आप इंश्योरेंस कराते समय ये ना सोचें कि कितना मिलेगा। आजकल जनरली जब किसी को इंश्योरेंस के लिए बताएंगे तो वो सीधा पूछेगा कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, अगर हम इतना जमा करते हैं कितना मिलेगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बैंक है, जाइए बैंक में एफडी कराइए और वहाँ से आप पूछिए कितना मिलेगा, बैंक आपको देगा। म्यूचुअल फंड में पूछिए कितना मिलेगा। इंश्योरेंस में आप रिस्क को पूछिए, ज़रूर अपने एजेंट को पूछिए कि रिस्क कितना कवरेज करोगे भाई, मेरा कितना मिलेगा मैटर नहीं करता, आप रिस्क कितना कवरेज करोगे। यानी हमने आपसे इंश्योरेंस लिया तो आप हमारा कितना रिस्क कवरेज करके दोगे, और कौन कौन सी सुविधाएँ, थोड़ा अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, समझिएगा कि कौन कौन सी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है इंश्योरेंस कराने का वो है हमारे फैमिली का प्रोटेक्शन, हमारी फैमिली की सुरक्षा। तो क्या आप हमारी फैमिली की सुरक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको ये नहीं दे रहा तो आप उनसे इंश्योरेंस मत कराओ, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए जितने अनमोल हैं इस दुनिया में कोई उसका मूल्य नहीं है। तो सबसे अनमोल धन है और कोशिश करना है कि आप अपने लिए, बहुत लोग देखते हैं कि अपना इंश्योरेंस नहीं कराता है। जो लोग बाहर घूम रहा है, रिस्क का सबसे ज़्यादा किस पर है? मान लेते हैं अगर राम नाम का कोई व्यक्ति है, अगर राम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, अगर उसकी पत्नी का डेथ हो जाता है तो फाइनेंशियली वीक नहीं होता है राम, पैसा तो कमा के घर चला लेगा। बच्चे का डेथ हो जाता है, मान लेते हैं बच्चे का डेथ हो जाता है, तो ऐसे में भी घर में कोई फाइनेंशियली मतलब पैसे की दिक्कत नहीं होगी, वो राम कमा के चला लेगा। लेकिन अगर राम का डेथ हो जाता है तो सोचिए घर की स्थिति क्या होगी। वैसे में इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है। तो इंश्योरेंस कभी भी वैसे व्यक्ति के नाम पर लेना चाहिए जो मेन कमाने वाला व्यक्ति है, कि अगर वो नहीं रहा तो इंश्योरेंस का कवरेज उसके परिवार को कम से कम पैसे की तंगी, पैसे का जो परेशानी है वो कभी नहीं होने देगा। क्योंकि इस दुनिया में जीते जी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मरने के बाद आपके परिवार को कोई सपोर्ट कर देगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है आज के समय में। इसलिए मेरे रिक्वेस्ट है कि सारे लोग इंश्योरेंस कराएं, और इंश्योरेंस करने से के लिए आप कभी भी सेविंग को पर्पस ना माने।
आप हमेशा सेविंग को पर्पस ना माने, हमेशा आप अपने लाइफ सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को पर्पस मानेंगे। बहुत सारे लोग जब कंपेयर करते हैं, जैसे बैंक और इंश्योरेंस के बीच में मैं कंपेयर कर देता हूँ कि अगर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और आपने इंश्योरेंस ले रखा है, देखिए डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, क्लियर कॉन्सेप्ट ही नहीं है बैंक के बारे में, बैंक में कब पैसा जमा करना चाहिए। यानी आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आप पैसा आपके पास है, आप लगाना चाहते कहीं, वहाँ से कमाना चाहते, इसको बोलते हैं विनियोग। आप जब अपने पैसे को कहीं लगाते हैं और वहाँ से कुछ अर्निंग कमाते हैं तो ये कहलाता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपने विनियोग का प्लान कर रहे हैं कि हमने कैसे कैसे इन्वेस्ट हमको करना है, तो अगर आपने प्लानिंग किया है तो आपके लिए ज़रूरी है आप अपना पर्पस डिसाइड कीजिए कि किस उद्देश्य के लिए आपने पैसा बचाया, आपका उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप अपना पैसा बचाइए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में इन्वेस्ट करता है और इंश्योरेंस, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस एक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसका कुछ नहीं चलेगा। इंश्योरेंस लीजिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। जिंदा रह गए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान ना करे कि कुछ नेगेटिव चीज़ हो गया, कुछ अपोजिट हो गया, क्योंकि इस दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि हम अमर हो के आए हैं। किसके साथ क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं, कब आपका पैगाम ऊपर वाला बुला ले आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे फैमिली के लिए प्रोटेक्शन ये है इंश्योरेंस। तो देखिए बैंक और इंश्योरेंस में पैसा जमा करने से क्या फ़ायदा है। पहला, बैंक में आपको मान लेते हैं अगर एफडी कराता है कोई 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख एक बार में जमा करना पड़ेगा। 10 लाख अगर आपके पास है तो आप एफडी करा सकते हैं 10 लाख का। और अगर आपके पास 10 लाख नहीं है तो आप 10 लाख का इंश्योरेंस करा लो ना, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 10 लाख का इंश्योरेंस करा लो, प्रीमियम देना है, मान लो 10 लाख का प्रीमियम। अगर मंथली प्रीमियम की बात करें तो मंथली प्रीमियम आपको 5,000 4,000 के लगभग में 4-5 हज़ार मान लेते हैं कि 5,000 रुपये मंथली प्रीमियम देके आप 10 लाख का इंश्योरेंस करा लो। यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है सेव देन क्रिएट, सेव एंड क्रिएट। ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा। और ये बोलता है क्रिएट एंड सेव। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों में दिक्कत ये है कि इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि सेव एंड क्रिएट एंड सेव में क्या डिफरेंस है। मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप 10 लाख पहले सेव कर रहे हैं बैंक में, यानी बैंक में आप 10 लाख डाल रहे हैं, तब बैंक आपको 10 लाख दिया। यानी पहले आपने बचत किया, बोलता है बचाओ, पहले बचाओ। अगर आप बचाओगे 10 लाख तभी आपको मिलेगा, तभी मिलेगा। पहले बोलता है पहले आप 10 लाख सेव करो बैंक में जैसे भी हो, 2 लाख रुपए करके, 1 लाख रुपए करके, 10-10 हज़ार करके, जैसे भी हो। जब तक आप 10 लाख बैंक में नहीं डालोगे बैंक आपको 10 लाख नहीं देगा। इसमें बोलता है क्रिएट एंड सेव, यानी आपका 10 लाख बन गया। और बताइए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो अभी आपका 10 लाख बन गया। अब आप बोलता है कि पैसा कब देंगे 10 लाख रुपये हम इंश्योरेंस कंपनी को। अब मान लीजिए मिस्टर राम इंश्योरेंस कराता है तो बोलता है मिस्टर राम का 10 लाख हो गया, पैसा देने कैसे देंगे, तो मिस्टर राम धीरे धीरे देगा। मतलब पहले आपका क्रिएट हो गया 10 लाख, बाद में आप धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते जाइए। 10 लाख का बीमा आपने लिया, 10 लाख आपका बन गया। अगर कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ घटनाएं घटती है तो आपको 10 लाख मिल जाएगा। भले आपने 5,000 रुपये ही जमा किया अभी, यानी 5,000 रुपये प्रीमियम जमा करने से भी आपको 10 लाख मिल जाएगा। यानी पहले ही आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया, बन गया आपका 10 लाख। और बाद में आप धीरे धीरे करके जमा करते रहेंगे। अगर बीच में कुछ अनहोनी होती है तो अब तब भी आपको 10 लाख मिलेगा, जबकि बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में अगर आप 3 महीना जमा किए होंगे, मान लो 20-20 हज़ार करके जमा करते हैं, तो 3 महीने में आप 60,000 जमा किए और कोई अनहोनी हो जाए तो आपको सिर्फ बैंक 60,000 देगा, 10 लाख की गारंटी नहीं देगा। यानी यहाँ पहले सेव करिएगा, जो सेव कीजिएगा वही आपका क्रिएट होगा। और यहाँ बोलता है पहले क्रिएट हो जाएगा, अब पहले क्रिएट होने के बाद आप धीरे धीरे बचाते रहिए। तो बताइए, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये ऑप्शन देता है क्रिएट देन सेव। पहले ही आपका बन जाएगा पैसा, वो आपका पैसा बन गया। सोचिए अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया और सिर्फ 30,000 रुपये दिया, अभी फर्स्ट प्रीमियम 30,000 पे किया और 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, तो सोच लीजिए कि उसका 1 करोड़ बन गया। 30,000 दिया है लेकिन 1 करोड़ बन गया। अब 1 करोड़ लेने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो उसको धीरे धीरे करके 1 करोड़ पैसा जमा करना पड़ेगा, और दूसरा अगर भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो 1 करोड़ मिल जाएगा उसको। यानी यहाँ आपको पहले ही पैसा मिल जाएगा, आपका बन गया वो पैसा, आप बाद में बचाते रहो। और यहाँ पे क्या है कि जितना बचाओगे वही पैसा बैंक आपको देगा, उससे ज़्यादा पैसा बैंक नहीं देगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट देगा। तो ये भी तो बेनिफिट दे रहा है। ये अगर डबल करके देगा तो ये भी डबल देगा।
दोनों बेनिफिट दे रहा है। इंटरेस्ट ये भी बेनिफिट देगा तो वो भी बेनिफिट देगा, ये भी अपना इंटरेस्ट पे करेगा आपको तो ये आपको प्रॉफिट शेयरिंग देगा। तो दोनों में फ़ायदा है। बस डिफरेंस इस चीज़ का है कि पहले इसमें सेव हो रहा है देन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पहले क्रिएट हो रहा है देन सेव हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और ख़ास करके वैसे व्यक्ति के नाम पर लेना चाहिए जो कमाने वाला व्यक्ति, जो सदस्य मुख्य सदस्य है किसी परिवार का, क्योंकि परिवार में जब वो सदस्य चला जाता है तो परेशानियाँ हो जाती है, बहुत सारे लोगों में दिक्कत होती है। दूसरा, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉमिनी का नाम ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा। बहुत सारे लोगों में नॉमिनी का नाम कन्फर्म नहीं रहता है। शादी विवाह से पहले इंश्योरेंस ले लिए, शादी हुई, पता चला नॉमिनी का नाम पिताजी का ही रहा, पिताजी पहले चर बसे और पत्नी का नाम बदले नहीं, बाद में परेशानी पड़ जाती। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी सब अपडेट कर लीजिए। अपना अकाउंट नंबर ये ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो आप परेशान ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पांचों डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लेना होगा। अगर आधार नंबर, पैन नंबर में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपना पैन नंबर को वाला जो डॉक्यूमेंट्स है और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसे मिला लीजिए, जो रियल चीज़ है उसको सब में अपडेट कीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट और पैन नंबर के हिसाब से आधार नंबर चेंज हो जाएगा, तो आधार नंबर को उस हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आप अपने यहाँ ले लीजिए। मेरा मानना है आप सुरक्षित रहेंगे, अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनेंगे। धन्यवाद।